चार्ज ऑफ जीएसटी क्वेश्चन नंबर 1 अंडर विच सेक्शन ऑफ द CGST एक्ट इज द सेंट्रल टैक्स लेविड। तो इसका आंसर क्या होगा, तो पढ़ो इसको। सेंट्रल टैक्स डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21। सेंट्रल टैक्स मीन्स द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेविड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द CGST एक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 9। उसी तरह बाकी का भी पढ़ लोगे आप लोग। स्टेट टैक्स डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 104। स्टेट टैक्स का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेवाइड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट GST एक्ट। उसी तरह गुड्स का डिफिनीशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 के अंदर में। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द land that are agreed to be severed before supply or under a contract of supply। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का डिफिनीशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 44। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो फर्स्ट का आंसर हो गया सेक्शन 9। सेकेंड क्या है, हु कलेक्ट्स द सेंट्रल टैक्स इन इंडिया अंडर GST। सेंट्रल टैक्स कौन कलेक्ट करता है GST के अंदर में, जैसे CGST हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 2 का आंसर हो गया C। स्टेट टैक्स इज लेविड अंडर विच लॉ, तो रेस्पेक्टिव स्टेट GST एक्ट या स्टेट GST एक्ट कर सकते हो इसका आंसर। यूनियन टेरेटरी के लिए आपका UT टैक्स, यूनियन टेरेटरी के लिए UT GST एक्ट में आ जाता है। तो स्टेट टैक्स इज लेविड अंडर विच लॉ, तो रेस्पेक्टिव स्टेट GST एक्ट, आंसर 3 का C। 4 नंबर है स्टेट टैक्स इज अप्लीकेबल। स्टेट टैक्स यानी कि SGST जो है वो कौन सा सप्लाई पे लगाया जाएगा, इंट्रा सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। जैसे एक ही स्टेट में सामान गुड्स का सप्लाई हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे। इंटर स्टेट सप्लाई पे IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आंसर होगा स्टेट टैक्स इज एप्लीकेबल टू इंट्रा स्टेट सप्लाई ओनली। 4 का आंसर B। 5 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्टेट टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टेट टैक्स के लिए क्या होगा, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो 5 का हो जाएगा D। 6 नंबर है व्हाट डज द टर्म गुड्स एक्सक्लूड अंडर GST लॉ। गुड GST लॉ के अंदर में गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें आपका ग्रोइंग क्रॉप्स, मूवेबल प्रॉपर्टी और एक्शनेबल क्लेम आ जाएगा। लेकिन मनी एंड सिक्योरिटीज आपका गुड्स के अंदर में नहीं आता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है एक्सक्लूड, तो क्या बोलेंगे, मनी एंड सिक्योरिटीज। तो 6 का आंसर C। 7 नंबर है गुड्स अंडर GST लॉ इंक्लूड। GST लॉ के अंदर में गुड्स का मतलब क्या होगा, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका गुड्स नहीं होगा, सिक्योरिटीज भी आपका गुड्स नहीं होगा, लेकिन ग्रास एंड क्रॉप्स अटैच टू द लैंड ये आपका गुड्स के अंदर में आ जाएगा अंडर GST लॉ। तो 7 का आंसर हो गया B। 8 नंबर है एक्शनेबल क्लेम जो है और GST लॉ के अंदर में गुड्स माना जाता है। तो इनमें से कौन एक्शनेबल क्लेम नहीं है, तो लॉटरी टिकट जो है वो एक्शनेबल क्लेम में आ जाएगा। राइट टू फ्यूचर प्रॉपर्टी ये भी एक्शनेबल क्लेम में आ जाएगा। डेट्स रिकवरेबल ये भी एक्शनेबल क्लेम में आ जाएगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट जो है वो एक्शनेबल क्लेम के अंदर में नहीं आता है। तो आंसर 8 का B। 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज दोनों का सप्लाई करना, किस पे, डिजिटल नेटवर्क पे। तो आंसर हो जाएगा 9 का C। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ ओवर अ डिजिटल नेटवर्क। तो 9 का C। 10 नंबर है हु इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अंडर GST लॉ। तो GST लॉ के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या होगा, तो ए पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ऑफलाइन, नहीं ऑफलाइन जब है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब ए पर्सन मैनेजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर E-कॉमर्स। तो आंसर 10 का B हो गया। 11 नंबर है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि TCS अंडर GST इज एप्लीकेबल टू, कौन से ट्रांजेक्शन के लिए होता है, तो ट्रांजेक्शन थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तब TCS कलेक्ट किया जाता है GST लॉ के अंदर में। तो आंसर 11 का B। 12 अब अगला देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का डिफिनीशन है, पढ़ लोगे। एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, एग्रीगेट टर्नओवर है। तो चलो इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट TCS बाई एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अंडर GST 1%। 12 का आंसर B। 13 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज एज एन एग्जेम सप्लाई अंडर GST। GST के अंदर में एग्जेम्प्टेड सप्लाई कौन होगा,
तो सप्लाई ऑफ अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। सप्लाई ऑफ एजुकेशन सर्विसेज बाय अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो जाएगा। सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल्स फॉर कॉमर्शियल यूज, ये आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं है। सप्लाई ऑफ ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स, ये भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं है, इस पर जीएसटी लगाया जाता है। लेकिन सप्लाई ऑफ एजुकेशन सर्विसेज बाय अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये आपका, इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता, ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना जाता है। तो 13 का आंसर हो गया बी। 14 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, इसमें से कौन एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब जिस पर जीएसटी रेट नील हो या जीएसटी नहीं लगाया जाता हो। तो फ्रेश मिल्क एंड वेजिटेबल, ये आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, ये भी आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। हेल्थ केयर, ये भी आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। लेकिन सप्लाई ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, ये आपका क्या होगा, इस पर टैक्स लगेंगे, ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं है। तो आंसर हो गया कौन सा एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी। तो 14 का आंसर सी। 15 नंबर, अग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालेंगे, तो ऑल इंडिया बेसिस फॉर अ सिंगल पैन। अग्रीगेट टर्नओवर इज कंप्यूटेड अंडर जीएसटी लॉ ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर अ सिंगल पैन। तो आंसर हो जाएगा आपका 15 का बी। नेक्स्ट, ये बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसको आप लोग देख लोगे। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डिफिनीशन ऑफ बिजनेस अंडर जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ के अंदर में बिजनेस में क्या क्या आ जाता है, तो आपका ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, ये सारे एक्टिविटी आते हैं। तो आंसर होगा 16 का बी। नेक्स्ट इसको पढ़ लोगे, कंसिडरेशन के बारे में, पर्सन के बारे में, रिसिपेंट के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कंसिडरेशन अंडर जीएसटी इंक्लूड। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो बदले में जो भी हमें मिलता हो, चाहे वो पैसा मिलता हो या फिर क्या कहते हैं कोई अदर चीज़ मिल रहा हो। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होगा, जीएसटी के अंदर में पेमेंट मेड इन मनी वाली, सिर्फ मनी नहीं, कोई और चीज़ भी हो सकता है। तो ये आंसर नहीं होगा। पेमेंट मेड इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही। कंसिडरेशन का ये डिफिनीशन है, पेमेंट जो है वो मनी में हो या अदरवाइज हो। अदरवाइज जैसे बाटर सिस्टम में क्या होता है कि एक गुड्स के बदले में हम दूसरा गुड्स देते हैं, तो यहाँ भी कंसिडरेशन यूज हो रहा है। मान लो किसी से सामान खरीदे, हम पैसा दिए, ये भी कंसिडरेशन है। तो आंसर हो जाएगा बी। सब्सिडी वन वे ट्रांजेक्शन होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, वन वे, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं। फ्री सप्लाई, यहाँ भी कंसिडरेशन नहीं। तो कंसिडरेशन का मतलब पेमेंट मेड इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आंसर 17 का बी। 18 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में क्या इंक्लूड नहीं होता है, मनी पेड, ये तो कंसिडरेशन में इंक्लूड है। बार्टर ट्रांजैक्शन, इसमें भी गुड्स के बदले गुड्स का लेन देन करते हैं, तो यहाँ भी कंसिडरेशन है। एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर सर्विसेज, ये भी गुड्स, यहाँ भी कंसिडरेशन यूज हो रहा है। लेकिन सब्सिडी वन वे ट्रांजैक्शन है, यहाँ कंसिडरेशन इंक्लूड नहीं है। तो नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आंसर 18 का सी। 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए पर्सन अंडर जीएसटी लॉ। इनमें से पर्सन में कौन इंक्लूड नहीं होगा, तो कंपनी तो होता ही है, हिंदू अनडिवाइडेड होता ही है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता ही, माइनर चाइल्ड जो है वो पर्सन में इंक्लूड नहीं है अंडर जीएसटी लॉ। तो आंसर 19 का डी। 20 है, ए रिसिपेंट अंडर जीएसटी इज द पर्सन। रिसिपेंट का मतलब जिसको हमने सप्लाई किया और पैसा देगा। तो रिसिपेंट का मतलब हु इज लाइबल टू पे द कंसिडरेशन फॉर अ सप्लाई, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको हमने सप्लाई किया है और बदले में वो कंसिडरेशन पे करने के लिए लाइबल है। तो आंसर 20 का बी। ये थोड़ा सा पढ़ लोगे, रजिस्टर्ड पर्सन, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सर्विसेज, सप्लाई। चलो इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इफ देयर टर्नओवर एक्सीड्स। तो हमारा बिहार में क्या है या जनरल सिटी में कि अगर गुड्स का सेल जो है वो 40 लाख से ऊपर होता है तब वो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आंसर हो जाएगा सी, 40 लाख। 40 लाख से अधिक का अगर टर्नओवर होता है तब उस व्यापारी को, उस ट्रेडर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशल कैटेगरी में अलग अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी। 22 है, ए पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू। जब पर्सन जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड है तो उसको जीएसटी फाइलिंग करना पड़ता है। ये फाइलिंग मंथली, क्वार्टरली, एनुअल बेस पे होते हैं। तो आंसर हो गया 22 का ए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इनमें से किनका, इनमें से किसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन एकदम कराना है तो कराना है। तो कौन होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर को तो मैंडेटरी है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराए। जो पर्सन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं इनको भी ज़रूरत है, मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी मैंडेटरी होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लेकिन फार्मर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अप्लाई करता है इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराए। तो 23 का सी। 24 है अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी कौन पे करता है, रिसिपेंट। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी लाइबिलिटी इज पेड बाय द रिसिपेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में याद रखिए कि जीएसटी जो है वो उसको पे करने के लिए कौन लाइबल होंगे, तो जो रिसिपेंट होते हैं जिनको हमने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किया हो। तो 24 का बी। 25 है सर्विस अंडर जीएसटी लॉ रेफर्स टू। सर्विस जीएसटी लॉ के अंदर सर्विस का मतलब क्या होगा, तो एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी और सिक्योरिटी। ये डिफिनीशन है आपका सर्विस का जीएसटी लॉ के अंदर में कि सर्विसेज इंक्लूड एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। तो 25 का बी। 26 हु इज कंसिडर्ड अ सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई का मतलब क्या होगा, तो कोई भी पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करता हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड नहीं हो, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो 26 का बी होगा। नेक्स्ट है 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब वह सप्लाई जिस पे जीएसटी लगाए जाते हैं। तो सप्लाई ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। आपका सी नंबर देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर अ चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर फ्री, ये भी आपका टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। सप्लाई ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी जीएसटी के अंदर में सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाता है। तो क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस। टैक्सेबल सप्लाई मीन्स सेल ऑफ गुड्स फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दर हैंस ऑफ बिजनेस। तो 27 का हो जाएगा बी। 28 ए पर्सन बिकम्स अ टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी जब उसका अग्रीगेट टर्नओवर जो है वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके एक्सीड हो। जैसे कि मान लो गुड्स का है तो 40 लाख से अगर ऊपर का एनुअल टर्नओवर है तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब आप टैक्सेबल पर्सन कहलाओगे। तो आंसर 28 का ए हो जाएगा। तो ये था जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। आप लोग आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।